नेक्स्ट वाली न्यूज हमने ऑलरेडी कवर कर ली थी पहले। मालदीवियन प्रेसिडेंट ने आस्क इंडिया टू विड्रॉ ट्रूप बाय 15 मार्च। तो मैंने कैंपेन बताया था आप लोगों को कि मालदीव्स में इंडिया आउट कैंपेन चला था। तो ये उसी से रिलेटेड है, ठीक है। और मालदीव्स के प्रेसिडेंट हैं मोहम्मद मोइज़ू। अभी ये इंडिया की विजिट पे भी हैं अभी अक्टूबर में, ठीक है। तो वो भी कवर करेंगे बाद में। लेकिन ये मैंने बताया था आप लोगों को, ये प्रो चाइना है, मतलब चाइना को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं और इंडिया को कम सपोर्ट करते हैं। और कैपिटल ऑफ मालदीव माले, ठीक है। इंडियन ओशियन का एक आइलैंड है मालदीव। नेक्स्ट है ईरान टारगेट टेरिटोरियल बेस इन पाकिस्तान विद ड्रोन एंड मिसाइल्स। तो इसमें हम मेनली बलूचिस्तान के इशू को कवर करेंगे। बलूचिस्तान एक प्रोविंस है पाकिस्तान का, जैसे हमारे यहाँ पे स्टेट होते हैं ऐसे ही बलूचिस्तान पाकिस्तान में एक प्रोविंस है, ठीक है। वहाँ प्रोविंस बोलते हैं, स्टेट नहीं बोलते। तो बलूचिस्तान में बलूच पीपल रहते हैं, एक ट्राइब है। और ये बलूचिस्तान, जैसे हम लोगों ने एक मूवमेंट पढ़ा था खालिस्तानी मूवमेंट। खालिस्तानी मूवमेंट क्या है कमल? खालिस्तानी मूवमेंट इंडिया वाला पंजाब और पाकिस्तान वाला पंजाब अलग कंट्री बनाना चाह रहे हैं। तो ऐसे ही सिमिलर बलूच पीपल जो है वो ये चाहते हैं कि बलूचिस्तान एक अलग कंट्री बना दी जाए। और वो डिमांड कर रहे हैं पाकिस्तान का ये वाला हिस्सा, ये वाला अफगानिस्तान और यहां तक ईरान। ये मैंने जो मार्क कर दिया है, यहां पे सारा का सारा बलूच डोमिनेंट एरिया है ये। तो ये चाह रहे हैं कि इसको एक अलग से कंट्री बना दिया जाए बलूचिस्तान, ठीक है। तो ऐसी डिमांड अलग अलग कंट्रीज में उठती रहती है। तो ईरान का ये मानना है कि पाकिस्तान का हाथ है इस चीज में, और पाकिस्तान ये चाहता है कि ये अलग से सेपरेट, ये वाला एरिया ईरान का वो बलूचिस्तान के अंडर में आ जाए, ठीक है। जैसे पाकिस्तान खालिस्तानी मूवमेंट को कर रहा है प्रमोट यहाँ पे अराउंड, ठीक है। तो यहाँ पे वो इस बलूच मूवमेंट को प्रमोट कर रहा है, लेकिन ऐसा है नहीं। वैसे बलूचिस्तान कुछ ऐसा है जैसे इंडिया में जम्मू कश्मीर है, जहां पे पाकिस्तान टेररिज्म को सपोर्ट करता है कि इंडिया में मतलब अनस्टेबिलिटी बनी रहे। तो अगर हम लोगों को उसको काउंटर करना होता है तो बलूच पर्सन जो हैं वो पाकिस्तान से अलग होना चाहते हैं, क्योंकि ये सबसे पुअर प्रोविंस है पाकिस्तान का। पाकिस्तानी गवर्नमेंट इसी तरह बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती, क्योंकि यहाँ पे एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप रहते हैं जो ये चाहते हैं कि बलूचिस्तान एक अलग कंट्री बने। वो पाकिस्तान अपने आप को पाकिस्तान में मानते भी नहीं। तो इंडिया इनको सपोर्ट करता है। हम जब जम्मू कश्मीर में टेररिज्म बढ़ जाता है बहुत ज्यादा, तो हम क्या करते हैं, काउंटर करने के लिए बलूचिस्तान के अंदर बलूचिस्तान मूवमेंट को सपोर्ट कर देते हैं। इनडायरेक्टली सपोर्ट करने का मतलब है उनको पैसा दे दिया, उनको आर्म्स दे दिए, ठीक है। डायरेक्टली तो कभी नहीं बोलता कोई भी कंट्री ऐसे, लेकिन इनडायरेक्टली ऐसे करते हैं। उससे क्या होता है, फिर यहाँ ज्यादा एक्सट्रीमिस्ट एक्टिविटी होती है तो उनका थोड़ा सा ध्यान हट जाता है और वो अपने कंट्री की तरफ ध्यान ज्यादा देते हैं। तो इस तरह से चीजों को काउंटर बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये बलूचिस्तान ये वाला एरिया है जिसमें पाकिस्तान इंक्लूड है, साउदर्न अफगानिस्तान इंक्लूड है और ईस्ट का ईरान इंक्लूड है, ठीक है। तो इसको लेके इन दोनों कंट्रीज के बीच में टेंशन बनी रहती है इस एरिया को लेके, ठीक है। और अफगानिस्तान हमने पहले भी किया था कि अफगानिस्तान में किसकी गवर्नमेंट है, तालिबान। और तालिबान क्या है, एक मिलिटेंट ग्रुप है। कैपिटल क्या है, काबुल, ठीक है। और चाहबार पोर्ट भी हमने किया था। कहाँ है चाहबार पोर्ट? ईरान में। इसको इंडिया डेवलप कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि इसके थ्रू हम लोग अफगानिस्तान में जाना चाह रहे थे और अफगानिस्तान के थ्रू सेंट्रल एशिया में हम लोग एंट्री लेना चाह रहे हैं ट्रेड के पर्पज से, ठीक है। क्योंकि वैसे तो यहाँ पे ये वाला जो ग्रीन पोर्शन जो दिख रहा है आप लोगों को, छोटा सा ये वाला ग्रीन पोर्शन, ये अफगानिस्तान की बॉर्डर है जो इंडिया के साथ शेयर होती है। स्मॉलेस्ट बॉर्डर
72 किलोमीटर की। लेकिन यहाँ पे ये वाला हिस्सा जो भी मैंने रेड मार्क कर दिया है, ये पीओके में आता है। ये पीओके है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, ठीक है। तो ये पीओके में है, तो अभी ये हमारे पास नहीं है, ठीक है। अगर ये हिस्सा हमारे पास हो तो अफगानिस्तान, तो हमें ये चाबार पोर्ट डेवलप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर डायरेक्ट हमारे पास एक्सेस हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच की जो लाइन है उसको ड्यूरेंट लाइन बोलते हैं, ड्यूरेंट लाइन, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान के बीच की। वैसे तो इसको यूज किया जाता है इस पर्टिकुलर प्लेस के लिए जो ये 72 किलोमीटर का है। तो अगर आपके पास पूछा गया है कि ड्यूरेंट लाइन इज बिटवीन विच टू कंट्री, अगर ऑप्शन में इंडिया और अफगानिस्तान है तो हमें वो मार्क करना है, क्योंकि है तो ये इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में, ठीक है। लेकिन अगर इंडिया और अफगानिस्तान ऑप्शन में ही नहीं है, ऑप्शन में पाकिस्तान और अफगानिस्तान है, तो हम मार्क करेंगे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है ड्यूरेंट लाइन। ड्यूरेंट लाइन पूरी है फिर सिर्फ, देखो बोलते तो यूज तो इसी के लिए करते हैं, लेकिन अभी वो पूरी को ही ड्यूरेंट बोलते हैं। फिर ये पूरी की पूरी लाइन जो इन दो कंट्रीज को डिमार्केट करती है, इसको ड्यूरेंट लाइन बोल देते हैं। और पाकिस्तान में हमने पोर्ट किया था गवादर पोर्ट, ये रहा। इसको कौन डेवलप कर रहा है? चाइना डेवलप कर रहा है। तो चाइना यहाँ से सीपैक लेके आ रहा है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। वो बलूचिस्तान से भी होके गुजरता है और इंडिया में पीओके से भी होके गुजरता है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, ठीक है। इसी के कारण हम उनके इस सीपैक को, जो कि बीआरआई प्रोजेक्ट का एक हिस्सा है, या फिर OBOR, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव का, हम इसको सपोर्ट नहीं करते, ठीक है। ईरान 1979 तक मोनार्की थी ईरान के अंदर। वहां पे एक डायनेस्टी थी, पहलवी डायनेस्टी। और उसके लास्ट किंग थे मोहम्मद रजा पहलवी, PHALVI। तो एक तो ये याद रख लेना कि पहलवी डायनेस्टी किससे बिलोंग करती है? ईरान से बिलोंग करती है, ठीक है। 1979 तक यहाँ पे मोनार्क रूल था। 1979 में हुआ ईरान रिवॉल्यूशन। हाँ, बोल रहा था कोई? नहीं, नाम है ना। लगाने को तो आप PAHALVI भी लगा सकते हो, कहीं वो भी मिल जाएगा आपको, PA भी मिल जाता है कई जगह, PAHALVI, ठीक है। तो इसके जो लास्ट रूलर थे मोहम्मद रजा पहलवी, ठीक है। इनको मतलब जब ये ईरानियन रिवॉल्यूशन हुआ 1979 का, तो मेन पर्सन जिसने इसको सपोर्ट किया था वो थे रूहुल्लाह खामेनी। ये वो पर्सन थे, जैसे हम लोगों ने अलग अलग जगह पढ़ा, जैसे चाइना में मेन पर्सन कौन थे जिन्होंने रिवॉल्यूशन को लीड किया था? माओ सेतुंग। और रसिया में व्लादिमीर लेनिन। तो यहाँ पे रूहुल्लाह खामेनी थे। तो अभी वहां पे जो करंट लीडर हैं वो इनके बेटे हैं, उनका नाम है अली खामेनी, या उनको बोलते हैं अयातुल्लाह खामेनी। He is now the supreme leader of Iran, ठीक है। मतलब एक तरह से आप बोल सकते हो कि अनस्टेटेड डिक्टेटर है अभी ये ईरान का, ठीक है। इनके फादर ने ईरानियन रिवॉल्यूशन लेके आए थे, पहलवी डायनेस्टी को खत्म किया उन्होंने, ठीक है। और उन्होंने इस्लामिक स्टेट बनाया था। ईरान एक इस्लामिक स्टेट है। इस्लामिक स्टेट का मतलब
मुस्लिम मतलब ईरान स्टेट का रिलीजन है इस्लाम। जैसे हमारा क्या है, वी आर सेकुलर, हम सेकुलर हैं, तो वो एक इस्लामिक स्टेट इन्होंने बनाया था ईरान को, ठीक है। अब उनकी डेथ के बाद अयातुल्ला खामेनी, इनके बेटे जो हैं वो सुप्रीम लीडर हैं। यहाँ पे ईरान में एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है, इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर्प्स। इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर्प्स ये एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है ईरान की। इसी मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू जो रहाउल्ला खामेनी थे, इन्होंने ये रिवॉल्यूशन लेके आए थे ईरान में। उसके बाद से ये मिलिट्री एज इट इज मेंटेन है, ये आर्मी इनके पास एज इट इज है, ठीक है। तो अभी उसके कमांड है इस पर्सन के हाथ में, अयातुल्ला खामेनी, या इसका नाम अली खामेनी भी है। इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर्प्स अगर पूछ लिया जाए कि किस कंट्री की आर्म फोर्स है, तो या स्पेशल आर्म फोर्स बोल सकते हो, तो वो ईरान की स्पेशल आर्म फोर्स है। इनके नीचे फिर इलेक्शंस होते हैं, वहां पे प्राइम मिनिस्टर होते हैं, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर चेंज होते हैं टाइम टू टाइम, लेकिन ये पर्सन चेंज नहीं होता है, ही इज द सुप्रीम लीडर, ठीक है। तो इस्लामिक स्टेट है, तो ईरान के बारे में कुछ चीजें ये ध्यान रख लेना। और कैपिटल है ईरान की तेहरान। और कौन सा मुस्लिम मेजोरिटी है, शिया मुस्लिम मेजोरिटी। शिया मुस्लिम मेजोरिटी कंट्री है ईरान। 1979 में रिवॉल्यूशन हुआ था, जिसको ईरानियन रिवॉल्यूशन बोलते हैं। उससे पहले पहलवी डायनेस्टी थी, मोहम्मद रजा पहलवी लास्ट डायनेस्टिक रूलर थे उस डायनेस्टी के, जिनको रुहोल्ला खामेनी जो है, उन्होंने इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर्प्स एक आर्मी बनाई स्पेशल, उसके हेल्प से उनको थ्रू आउट कर दिया। किससे, क्या बोलेंगे, किंगशिप से, ठीक है। और इन्होंने अपने अंडर में ले लिया ईरान को। उसके बाद इनसे इनके बेटे अली खामेनी या अयातुल्ला खामेनी, ये अभी सुप्रीम लीडर हैं ईरान के। इनके नीचे प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट होते हैं टाइम टू टाइम, ठीक है, इलेक्शंस होते हैं कहने को। और इस्लामिक स्टेट है और शिया मुस्लिम कंट्री है, और तेहरान जो है वो कैपिटल है। और ईरान हाँ ओवरथ्रो कर दिया था, इनको मार ही दिया था इन्होंने, ही किल्ड हिम। ईरान की हेल्प अभी मेनली दो कंट्री कर रहे हैं, चाइना और रसिया। ईरान बहुत लंबे टाइम से न्यूक्लियर वेपन बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन यूएसए उसको बनाने नहीं दे रहा है, क्योंकि न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए आपको बहुत सारे यूरेनियम को पाइल अप करना पड़ता है। पाइल अप का मतलब है भंडारण करना पड़ता है, उसका इकट्ठा करना पड़ता है यूरेनियम को बहुत लार्ज क्वांटिटी में, तब आप न्यूक्लियर वेपन बना सकते हो, ठीक है। तो ईरान के पास तो ऐसा न्यूक्लियर फ्यूल है नहीं, तो बाकी कंट्री से उसको लेना पड़ता है। तो जो भी कंट्री ऐसे सपोर्ट करती है ईरान को न्यूक्लियर फ्यूल देने के लिए, तो यूएसए उस पर सैंक्शन लगा देता है। सैंक्शन लगाने का मतलब ये होता है, क्योंकि डॉलर जो है वो रिजर्व करेंसी है वर्ल्ड की, डॉलर के थ्रू ही ट्रेड होता है वर्ल्ड में। कहीं पे भी दो कंट्री आपस में ट्रेड कर रही हैं, तो सारा ट्रेड डॉलर के थ्रू होता है, ठीक है। तो उस चीज के लिए तो डॉलर की मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट कर देता है, अलग अलग पॉलिटिकल प्रेशर्स बना के, इकोनॉमिक प्रेशर बना के यूएसए डॉलर की मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट कर देता है, या फिर कुछ फाइनेंशियल सिस्टम है ऐसे वर्ल्ड में, ठीक है। जैसे हम एक पढ़ेंगे, एक स्विफ्ट नाम का एक फाइनेंशियल सिस्टम है, वर्ल्ड में काम करता है, ठीक है, जो पूरे के पूरे वर्ल्ड के, जैसे हमारे यहाँ पे यूपीआई है, ठीक है, तो जो सारे के सारे बैंकों को आपस में कनेक्ट करके लगता है, ऐसे ही स्विफ्ट नाम का एक फाइनेंशियल सिस्टम है, जो पूरे वर्ल्ड के अलग अलग कंट्रीज के फाइनेंशियल सिस्टम्स को
जोड़ के रखता है, ठीक है, उस पे पकड़ है यूएसए की, तो वो उसके हेल्प से अपनी करेंसीज की मूवमेंट को कम कर देता है उन कंट्रीज में, ताकि वो कंट्रीज बाई और सेल ना कर पाए चीजों को बहुत ज्यादा। तो इसको बोलते हैं सैंक्शन लगाना यूएस का। या तो वो प्रेशर टैक्टिक्स यूज करता है सैंक्शन लगाने के लिए, ठीक है। प्रेशर टैक्टिक्स कैसे, जैसे जो भी क्रूड ऑयल मैन्युफैक्चरिंग कंट्रीज हैं, जैसे मैंने बताया था किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, उनकी एक कंपनी है अरामको, ठीक है, लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनी है वर्ल्ड की, ठीक है, सऊदी अरेबिया अरामको करके, ठीक है। तो अब किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया के ऊपर पूरा का पूरा कंट्रोल है यूएसए का, तो उनको बोल देते हैं टाइम टू टाइम कि आप ऑयल का प्रोडक्शन कम कर दो या इन कंट्रीज को ऑयल मत दो, ठीक है। तो इस तरह से प्रेशर टैक्टिक्स यूज करते हैं। या फिर जो मैंने आपको बताया ब्रॉडली कि वर्ल्ड की अलग अलग कंट्रीज के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के लिए एक स्विफ्ट सिस्टम चलता है वर्ल्ड में, ठीक है। तो स्विफ्ट के ऊपर कंट्रोल है यूएसए का, ठीक है, उसको फिर डिटेल में आप फर्दर क्लासेस में पढ़ोगे। तो वहां से कंट्रोल करके, जैसे अभी गवर्नमेंट अगर चाहे तो यूपीआई को कंट्रोल कर सकती है, यूपीआई पे अगर वो उसको ये हो कि किसी पर्टिकुलर बैंक की यूपीआई ट्रांजैक्शन को मुझे बंद करना है, तो गवर्नमेंट के पास वो राइट है, वो उस ट्रांजैक्शन को बंद कर सकती है, तो उस बैंक का लेन देन रुक जाएगा। इसको सिंपल वे में ऐसे समझ लो। तो हर एक कंट्री एक बैंक है जो स्विफ्ट सिस्टम से जुड़ा हुआ है, तो वो उनके ट्रांजैक्शंस को कम कर देते हैं वहां से, या फिर ट्रांजैक्शंस के जो नंबर ऑफ वैल्यूज ट्रांजैक्शन होती है उनको कम कर देते हैं, जिसकी वजह से उस कंट्री को लॉस हो जाता है फिर। तो इस तरह से यूएस फाइनेंशियल सैंक्शन लगा देता है, रीजन बीइंग कि यूएस रिजर्व करेंसी है वर्ल्ड की। या फिर अलग अलग कंट्रीज के साथ प्रेशर टैक्टिक्स यूज करता है। प्रेशर टैक्टिक्स इसलिए यूज कर पाता है क्योंकि उस यूएसए के पास बहुत ज्यादा फंड है पैसा देने के लिए। अब वो किसी भी कंट्री को कितने भी डॉलर छाप के दे सकता है, ठीक है। इन्फ्लेशन का उसको कोई इश्यू है ही नहीं, महंगाई वैसे ही वहां पे बहुत ज्यादा है, और महंगाई से कोई फर्क भी नहीं पड़ता क्योंकि पर कैपिटा इनकम बहुत ज्यादा है यूएसए के अंदर, ठीक है। तो ईरान के अगेंस्ट में है यूएसए। यूएसए नहीं चाहता कि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन आए, ठीक है। लेकिन जब तक ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं होगा तब तक, इसको मिडिल ईस्ट बोलते हैं, तो मिडिल ईस्ट एरिया में स्टेबिलिटी नहीं रहेगी। स्टेबिलिटी नहीं रहेगी का मतलब है कि ईरान, इजराइल, हमने कई और भी ग्रुप किए थे, हमास ग्रुप किया था, हिजबुल्लाह किया था, एक ह्यूदी रेबल्स भी किए थे। तो जो ह्यूदी रेबल्स हैं यमन के, गाजा स्ट्रिप में जो हमास ग्रुप है और जो हिजबुल्लाह ग्रुप है लेबनान में, इन सबको ईरान का सपोर्ट है, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं उस एरिया में इंस्टेबिलिटी बनाए रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ेंगे यूके पार्लियामेंट पास रवांडा असाइलम प्लान। पहले तो देखते हैं रवांडा कहां पे है। ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, ठीक है। ये इधर इंडियन ओशियन है, और ये मेडागास्कर आइलैंड है जो हमने पढ़ा था, वर्ल्ड का 4th लार्जेस्ट आइलैंड है, और इंडियन ओशन का लार्जेस्ट आइलैंड है मेडागास्कर। तो यहां पे ये वाले पॉइंट को बड़ा किया है, ये कंट्री है रवांडा, ठीक है। साउथ अफ्रीका की कंट्री है, साउथ अफ्रीका कॉन्टिनेंट की। कैपिटल सिटी है किगाली, और ये एक लैंडलॉक्ड कंट्री है। लैंडलॉक्ड का मतलब होता है वो कंट्री जो डायरेक्टली ओपन सी से बॉर्डर शेयर नहीं करते, उनको लैंडलॉक्ड कंट्री बोलते हैं। जो डायरेक्टली ओपन सी से बॉर्डर नहीं शेयर करते उनको लैंडलॉक्ड कंट्री बोलते हैं, ठीक है। इधर ये आओगे तो ये सी नहीं है, यहाँ पे ये वाटर बॉडी है, ये जो छोटी सी वाटर बॉडी है इसको बड़ा करके दिखाया गया है, इसका नाम है लेक विक्टोरिया। लेक विक्टोरिया is the source for नाइल रिवर। जो नाइल रिवर राइज होती है वो लेक विक्टोरिया से ही राइज होती है। सुना है नाइल रिवर के बारे में, नील नदी जिसको बोल देते हैं हिंदी में, क्या किस चीज के लिए फेमस है? लॉन्गेस्ट रिवर है वर्ल्ड की। तो उसका ओरिजिन यहां से होता है, लेक विक्टोरिया में, साउथ अफ्रीका से, और वो यहां से निकल के ऊपर की तरफ जाती है, ऐसे निकल के ऊपर की तरफ जाती है। और ऊपर हमने पढ़ा था अफ्रीका में है मेडिटेरेनियन सी,
अफ्रीका में ऊपर मेडिटेरेनियन सी है, ठीक है, तो मेडिटेरेनियन सी में फॉल होती है वो। तो नाइल रिवर निकलती है लेक विक्टोरिया से और फॉल कहाँ पे होती है? मेडिटेरेनियन सी में, ठीक है। वैसे नाइल रिवर की दो ब्रांच हैं, व्हाइट नाइल और ब्लू नाइल। ये तो हो गई व्हाइट नाइल, और इससे ऊपर हम लोगों ने पढ़ा था, एक हॉर्न ऑफ अफ्रीका पढ़ा था। तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में 4 कंट्री थी सीड नाम से, ठीक है। इनमें एक कंट्री थी इथियोपिया, ठीक है। इथियोपिया के अंदर से दूसरी निकलती है ब्लू नाइल, ठीक है। तो उसको मैं यहां से मान लेता हूं कि यहां से है, ये हो गया। यहां पे एक लेक है जिसका नाम है लेक ताना, TANA, लेक ताना। वहां से निकलती है ब्लू नाइल, और ये दोनों मिलके नाइल रिवर बनाती हैं, और वो फिर ऊपर अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में से होते हुए मेडिटेरेनियन सी में गिर जाती है। तो नाइल रिवर के 2 सोर्स हैं, व्हाइट नाइल लेक विक्टोरिया और ब्लू नाइल लेक ताना। और ये लेक ताना कहां पे है? इथियोपिया में है। नाइल रिवर के बारे में लिखना, इट इज द लार्जेस्ट रिवर ऑफ लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। 6650 किलोमीटर के अराउंड इसकी लेंथ है। इसके ऊपर कुछ और कंट्रीज भी हैं, जैसे साउथ सूडान है, फिर इजिप्ट है, उन सब से होते हुए जाती है ये। मैंने तो एक रफ फिगर बनाया कि ऐसे 2 ब्रांच से आगे मिल जाएगी, ठीक है। तो इनको क्या बोलेंगे? ब्लू नाइल और व्हाइट नाइल को नाइल रिवर की ट्राइब्यूटरीज हैं ये दोनों के दोनों, ठीक है। और ये तो हो गई लॉन्गेस्ट रिवर। और लार्जेस्ट रिवर कौन सी है वर्ल्ड की? अमेजोन रिवर। लार्जेस्ट क्यों बोलते हैं उसको? वॉल्यूम ऑफ वाटर जो वो कैरी करती है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू नाइल रिवर, ठीक है। और इंडिया की लार्जेस्ट गंगा, उसकी लेंथ है लगभग 2500 किलोमीटर। हाँ नहीं, गंगा 2500 किलोमीटर अप्रोक्स। इसके बाद नीचे ये वाली लेक है जो हम कवर करेंगे, ये है लेक तंगनीका। दिस इज लेक तंगनीका। इसके बारे में लिख लेना, इट इज द लॉन्गेस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड। ये लॉन्गेस्ट लेक है वर्ल्ड की। लेक तंगनीका इन साउथ अफ्रीका इज द लॉन्गेस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड। लॉन्गेस्ट लिख लिया। एंड सेकंड डीपेस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड। सेकंड डीपेस्ट लेक। डीपेस्ट है बेकाल लेक, ये सेकंड डीपेस्ट है और लॉन्गेस्ट है। डीपेस्ट लेक है वर्ल्ड की बेकाल लेक। कहां पे है बेकाल लेक? रसिया के अंदर। और ये बेकाल लेक और तंगनीका ये दोनों फ्रेश वाटर लेक हैं, ठीक है। और लार्जेस्ट लेक कौन सी है वर्ल्ड की? कैस्पियन सी। हमने किया था, कैस्पियन सी इज द लार्जेस्ट। ये लॉन्गेस्ट है, वो लार्जेस्ट है, मतलब वॉल्यूम ऑफ वाटर उसके अंदर ज्यादा है कैस्पियन सी में। और कौन सी कंट्री की थी कैस्पियन सी में? तारिक नाम से हमने एक्रोनिम किया था,
ठीक है। तारीख में मैंने एक पर्टिकुलर कंट्री बताई थी कि ताजिकिस्तान नहीं है, तुर्कमेनिस्तान है वहां पे, ये याद रखना है आपको, ठीक है। लार्जेस्ट लेक तो हो गई कैस्पियन सी, लेकिन वो फ्रेश वाटर नहीं है। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है वर्ल्ड की लेक सुपीरियर, अमेरिका के अंदर। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ द वर्ल्ड इज लेक सुपीरियर। ठीक है। और इंडिया की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर है लेक वुलर। कहां पे है? जम्मू एंड कश्मीर में। हाँ? अच्छा, HB है, ये है यूएस से, यूएस और कनाडा की बाउंड्री पे। यूएस एंड कनाडा की बाउंड्री पे है लेक सुपीरियर। हम पढ़ेंगे 5 ग्रेट लेक्स ऑफ अमेरिका, अमेरिकन कॉन्टिनेंट। जब मैं अभी पढ़ा, इसी में बता देता हूं, फिर चलते हैं। ये लिख लिया, 5 ग्रेट लेक्स ऑफ अमेरिकन कॉन्टिनेंट, जिनको हम होम्स के नाम से पढ़ेंगे। होम्स एक्रोनिम से याद रख लेना, ह्यूरियन, ओंटारियो, मिशिगन, इरिक और सुपीरियर। These are the 5 great lakes of America. इनमें से सिर्फ मिशिगन अमेरिका के अंदर है, यूएसए के अंदर। बाकी चारों वाटर बाउंड्री हैं बिटवीन अमेरिका एंड कनाडा। ये है ओनली इन यूएसए, और ये बाकी चारों हैं वाटर बाउंड्री बिटवीन यूएसए एंड कनाडा। डन। अब न्यूज पे आते हैं। असाइलम क्या होता है? प्रोटेक्शन हाउस। तो यूके पार्लियामेंट ने रवांडा सेफ्टी, एक तो ये ध्यान रखना, रवांडा सेफ्टी बिल पास किया है, ठीक है। इसमें क्या है कि अफ्रीका एक अंडर डेवलप्ड कॉन्टिनेंट है। अफ्रीकन कंट्रीज में बहुत ज्यादा पॉवर्टी है, बहुत ज्यादा हंगर है। तो ये लोग क्या करते हैं, मेडिटेरेनियन सी क्रॉस करके और यूरोप में चले जाते हैं इलीगली। तो यहां से बहुत सारे माइग्रेंट इलीगली अमेरिका गए हुए, सॉरी यूके गए हुए हैं। तो उनके लिए उन्होंने ये बिल पास किया है कि हमें उनको सेफली वापस से प्रोटेक्शन देंगे और सेफली वापस से डिपोर्ट कर देंगे बाद में, ठीक है। तो ये याद रख लेना, यूके पार्लियामेंट ने रवांडा असाइलम बिल पास किया है, ठीक है। या इसका नाम है रवांडा सेफ्टी बिल। जो वहां पे रिफ्यूजीज हैं जो अराइव कर रहे हैं यूके के अंदर, उनके लिए है ये, ठीक है। और ये रिफ्यूजीज क्यों जाते हैं? बिकॉज ऑफ पॉवर्टी एंड हंगर, एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड एक्सट्रीम हंगर इन अफ्रीकन कंट्रीज, क्योंकि डेवलप्ड है ही नहीं अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। तो ये इनको लगता है कि वहां पे बहुत ज्यादा अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ है, तो मेडिटेरेनियन सी को क्रॉस करके इलीगली ये लोग उसमें चले जाते हैं, यूरोप के अंदर चले जाते हैं, ठीक है। कैसे? जो भी कोई भी शिप जा रहा हो तो उस शिप में चिपके चले जाते हैं, ठीक है। कई बार तो पिक्चर्स बाहर आती हैं कि जो शिप का आगे वाला हिस्सा होता है, ऐसे कुछ अगर शिप है, ठीक है, ड्राइंग थोड़ी सी मेरी ऐसी है,
ऐसे कुछ है, तो इस अगले वाले हिस्से में बैठ के चले मतलब ओपन उसमें बैठ के चले जाते हैं, क्योंकि अफ्रीका में एक्सट्रीम पॉवर्टी है, खाने को कुछ है ही नहीं, हंगर है, तो वो लोग मूव कर जाते हैं। तो बहुत सारे लोग यूरोप में मूव करते हैं हर साल। कुछ को वो अलाउ भी कर देते हैं, लेकिन उनकी भी एक लिमिट है कि वो कितनों को अलाउ करें, ठीक है। जब क्योंकि यूरोप में पोरस बॉर्डर है। कैसी बॉर्डर है? पोरस मतलब एक तो बिल्कुल क्लोज बॉर्डर हो गई कि आप पार ही नहीं कर सकते, ठीक है। यूरोपियन कंट्रीज में पोरस बॉर्डर है, आप लोग पार कर सकते हो उनको, वहां पे सिक्योरिटी नहीं है बहुत ज्यादा। तो आप एक बार एक यूरोपियन कंट्री में घुस गए तो आप इलीगली जब तक आप पकड़े नहीं जाओगे, आप बहुत सारी कंट्रीज में जा सकते हो। छोटी छोटी कंट्री है, जैसे हमारे यहाँ स्टेट है, तो वहां पे कंट्रीज हैं ऐसे ऐसे। अब कोई हरियाणा में है तो आराम से यूपी जा सकता है, दिल्ली जा सकता है, एमपी जा सकता है, तो ऐसे ही वहां पे कंट्रीज हैं, ठीक है। तो वो जल्दी से मूव कर जाते हैं। अब बात करते हैं किगाली एग्रीमेंट के बारे में, अमेंडमेंट सॉरी। इसकी कैपिटल है किगाली। ये एक चीज के लिए और फेमस है, किगाली अमेंडमेंट 2016। ये क्या है किगाली अमेंडमेंट 2016? हाँ हाँ, देखो 1985 में एक कन्वेंशन होती है जिसका नाम है वियना कन्वेंशन। फॉर ओजोन प्रोटेक्शन। ओजोन प्रोटेक्शन के लिए वियना में एक मीटिंग होती है। कन्वेंशन का मतलब मीटिंग, कॉन्फ्रेंस, ठीक है, 1985 में। वहां पे वर्ल्ड के बहुत सारे कंट्रीज के लीडर्स या उनके रिप्रेजेंटेटिव जाते हैं और बात करते हैं कि हम ओजोन लेयर को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ओजोन लेयर को क्यों प्रोटेक्ट करना है? क्योंकि ओजोन लेयर हमें यूवी बी रेडिएशन से प्रोटेक्ट करती है। यूवी बी रेडिएशन से, यूवी बी रेडिएशन ओजोन में फिल्टर होके वहीं रह जाती है, सन से आती हैं ये यूवी बी रेडिएशन, और ओजोन लेयर इनको वहीं पे रख लेती है ऊपर। जैसे ओजोन लेयर का साइज, ओजोन लेयर अगर ये हमारा अर्थ सरफेस है तो अर्थ सरफेस से ऊपर लगभग 15 किलोमीटर से और 30 किलोमीटर के बीच में है ओजोन लेयर, ठीक है। वो यूवी रेज से प्रोटेक्शन करती है हमारी। कौन सी यूवी से? यूवी बी से। अगर वो डायरेक्टली आ जाएंगी तो वो कैंसर और स्किन डिजीज कॉज करती हैं, ठीक है। तो इस लेयर का जो विड्थ है वो कम होता जा रहा है, ठीक है, उसको बोलते हैं ओजोन डिप्लीशन, ठीक है। तो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस को बैन करने के लिए कि ऐसे सब्सटेंस ना बने जो ओजोन को डिप्लीट कर पाए, ठीक है, उसके लिए वियना में कन्वेंशन हुई 1985 में। तो 1987 में एक प्रोटोकॉल आया जिसका नाम है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, कि सभी कंट्रीज को ये प्रोटोकॉल फॉलो करना है। और इसमें उन्होंने बैन किया CFCs को, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, जो कि सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल थे ओजोन लेयर की डिप्लीशन के लिए, ठीक है। तो ये है ODS, ओजोन डिप्लीशन सब्सटेंस, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। मीटिंग हुई 1985 में, डिसाइड किया कि हम एक प्रोटोकॉल बनाएंगे जो सबको फॉलो करना है, ठीक है। 1987 में मॉन्ट्रियल में कि हम लोग CFCs को बैन कर रहे हैं। अब कंट्रीज कोशिश करें कि CFCs ना बनाएं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स कहाँ यूज होते हैं? रेफ्रिजरेटर्स में, एयर कंडीशनर में, ठीक है, जो एरोप्लेन्स होते हैं उनके फ्यूल में यूज होते हैं, ठीक है। तो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम यूज हो रहे थे, तो उन पे बैन लगाने की बात चली कि कंट्रीज कोशिश करें कि इनको कम से कम यूज करें, क्योंकि ये तो ओवरऑल ह्यूमैनिटीज के लिए बेनिफिशियल है कि ओजोन लेयर की डिप्लीशन ना हो, ठीक है। देन उसके बाद में पता लगा कि सिर्फ इनके बैन करने से काम नहीं चलेगा, कुछ और सब्सटेंस भी हैं जिनको बैन करना पड़ेगा। तो फिर एक अमेंडमेंट किया गया इसके अंदर जिसको बोलते हैं किगाली अमेंडमेंट। इसका पूरा नाम है किगाली अमेंडमेंट टू मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 2016, और इसमें बैन किए हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स HFCs,
तो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स को बैन किया गया। मॉन्ट्रियल जगह है कनाडा में, मॉन्ट्रियल इज अ सिटी इन कनाडा। वियना इज द कैपिटल ऑफ, पता नहीं जैसे मैं क्या पूछ लेता हूँ ऐसा फेस हो जाते हैं। ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया की कैपिटल है। मैंने एक और भी बताया था, वियना एक इंडेक्स आता है, लिवेबिलिटी इंडेक्स, मोस्ट लिवेबल सिटी माना जाता है वियना को, मतलब सबसे अच्छी जगह वर्ल्ड में रहने के लिए माना जाता है वियना, ऑस्ट्रिया की कैपिटल। मॉन्ट्रियल कनाडा में है, ठीक है। और मॉन्ट्रियल में 2 हेडक्वार्टर और आप याद रख लेना, मॉन्ट्रियल इज इन कनाडा, कनाडा की कैपिटल नहीं है ये, कनाडा की कैपिटल है ओटावा। इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है यहाँ पे, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। और दूसरा है वाडा, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है। वाडा का हेडक्वार्टर है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। ये दोनों ही यूएन की स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन है। यूनाइटेड नेशन जो हमने पढ़ा था उसके 6 प्रिंसिपल ऑर्गन हैं, उसके बाद बहुत सारी स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे यूनेस्को है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, देन वाडा। तो ऐसी बहुत सारी स्पेशल एजेंसी पढ़ेंगे हम। कल एक और भी पढ़ी थी शायद हमने, कल पढ़ी थी, पहले पढ़ी, कल ही पढ़ी थी शायद, अंकटाड पढ़ी थी हम लोगों ने, यूनाइटेड नेशन ट्रेड एंड डेवलपमेंट काउंसिल जो है, ठीक है, उसका हेडक्वार्टर कहाँ, जिनेवा में। तो ये सब स्पेशल एजेंसी हैं यूएनओ की, मतलब यूएनओ से अटैच्ड हैं। 6 प्रिंसिपल ऑर्गन है और ये स्पेशल बॉडी है, ठीक है। हाँ, वर्ल्ड एंटी डोपिंग, डोपिंग उसके लिए होता है, डोपिंग टेस्ट एथलीट्स के लिए होते हैं, जो मतलब जो हार्मोन इनहांसर ड्रग्स वगैरह कुछ लेके, मेडिसिन लेके, स्टेरॉइड वगैरह, तो वो गेम्स की परफॉर्मेंस को इनहांस करते हैं, तो उसके लिए डोपिंग टेस्ट होता है पहले, ठीक है। तो उसके लिए ये एजेंसी है वर्ल्ड एंटी डोपिंग, ठीक है। और सिविल एविएशन, तो वर्ल्ड की जो अलग अलग कंट्रीज की सिविल एविएशन है हर एक कंट्री की, वो सबका मेन एक हेडक्वार्टर है सबका मॉन्ट्रियल कनाडा में, ठीक है। क्योंकि एक सिविल एविएशन को दूसरी कंट्री के जो एयर मार्क है उससे जाना पड़ता है, तो आपस में वो सबके बीच में जो एक एग्रीमेंट है वो ये एजेंसी बनाती है।